हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए और सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और भी साथी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएं। और ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड के रूप में आप लोग कर रहे हैं ये क्लास। और इस क्लास के अंतर्गत फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का जो है ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे बहुत सारे आप लोगों ने क्लासेस कर भी ली हैं, लाइव भी किए हैं। तो ताकि इसके माध्यम से होता क्या है कि जब एग्जाम एकदम करीब होता है तो एग्जाम करीब होने के समय हमें अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता, अब उसका विस्तार नहीं पढ़ना होता, बल्कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में कथन कारण में आएंगे, वन लाइनर के रूप में पूछे जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं फैक्ट को लास्ट समय में रिवीजन किया जाता है। और मैंने यही प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी के टॉपिक्स आपके इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से मैं इसका रिवीजन थोड़ा जल्दी करा पाऊं। तो पीछे से आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस की, उम्मीद है कि इससे रिवीजन आपका बहुत तेजी से हुआ होगा। और आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के रिवीजन करेंगे बहुत ही तेजी के साथ। जहां जरूरत पड़ेगी कुछ मैं समझाता भी चलूंगा, लेकिन सारे फैक्ट एक बार आपकी नजर में दौड़ जाएं कि फंडामेंटल राइट्स से कितनी प्रकार के किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा हो जाए। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा पढ़ा के ही रखा है आपको, लेकिन अब मैं केवल रिवीजन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर? चलिए पहले कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। मैं भी हाजिर हूं इन सभी के बीच। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपके दो इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पर एवरी वेडनेसडे आपके न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। एवरी वेडनेसडे न्यू बैचेस आपको आइकॉनिक में और प्लस में बैचेस मिलते हैं। आइकॉनिक में एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इस बात का रहता है फ्रेंड्स कि आइकॉनिक में आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ आपकी सारी तैयारी कराई जाती है, और साथ ही साथ यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। क्या मिलता है? यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। और ये पर्सनल गाइडेंस आपकी पूरी तैयारी में बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है तो लगातार आपका वीकली टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट दिया जाता है, आपके उस टारगेट में संबंधित लगातार आपको गाइड किया जाता है, किसी भी क्वेरी को लेकर इसको सॉल्व किया जाता है। तो पर्सनल गाइडेंस बहुत मायने रखता है आपकी यूपीएससी की तैयारी में या सिविल सेवा की तैयारी में, यूं कहें तो आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में बेसिक्स के पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। और जब प्लस लेंगे, इन्हीं दोनों चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ यहां मिलेगा, यानी कि जीएस का पूरा प्री प्लस मेंस का बैच, और साथ ही साथ अगर कॉम्बो पैक है तो आपको यहां पर ऑप्शनल की भी क्लासेस मिलती हैं। और ऑप्शनल के साथ साथ यहां आपको 20 स्टडी मटेरियल भी अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। 20 स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही साथ आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। उसके अलावा अगर इसकी फीस की बात की जाए, जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, इसमें 4 प्रकार के आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं: 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, इसकी फीस है ये क्रमशः। लेकिन सब्सक्रिप्शन को लेते समय जब हमारे रेफरल कोड इमरान23 का आप यूज करेंगे तो यहां 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद आपकी फीस 6 मंथ की 36,000, 1 ईयर की 44, 2 ईयर की 64 यानी कि 64,000 और 3 ईयर की 81 यानी कि 81,000 रुपए हो जाती है। लेकिन जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहां आपका 6 मंथ का कोर्स अवेलेबल नहीं होता है। यहां आपका 6 मंथ का कोर्स अवेलेबल नहीं होता, यहां केवल आपका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होता है। ये इसकी फीस है। लेकिन हमारे रेफरल कोड इमरान23 का यूज करेंगे तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये फीस आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ इसके आगे सीधा हम क्लास में बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे अपने मोटिवेशनल कोर्स को। क्या? सबसे पहले देखेंगे अपने मोटिवेशनल कोर्स को। और मोटिवेशनल कोर्स क्या है कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। तो आपको पास जो कुछ भी मिलता है आप उसको कितना बेहतर तरीके से जीते हैं, उन्हीं संसाधनों में किस प्रकार से आप अपनी सफलता की किताब को लिखते हैं, यह मायने रखता है। तो आपके सामने परिस्थितियां जैसी भी हो, जो आपके पास संसाधन हो, उसी में बेस्ट करने का प्रयास करिए। चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं मूल अधिकार
इसके रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे बिल्कुल इत्मीनान के साथ। 2 लेक्चर होगा, इसके बाद एक क्लासेस हमारी और है। 2 क्लास के अंतर्गत मतलब कि 45-45 मिनट की 2 क्लास में लगभग मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स इस प्रकार से रिवीजन करा दूंगा कि कोई भी फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या जो कुछ भी आपने विस्तार के साथ पढ़ा है उसमें से कोई भी पॉइंट आपका फिर छूटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, इसी फंडामेंटल राइट्स को यूट्यूब पर आपको मैंने 22 घंटे में पढ़ाया है और उसी फंडामेंटल राइट्स को केवल 2 घंटे में क्या 1.5 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस तरीके से व्याख्याएं नहीं होंगी, लेकिन रिवीजन शॉर्ट टर्म में मैं पूरा कर दूंगा। चलिए, अगर बात की जाए कि ब्रिटेन का सर्वप्रथम मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ, मूल अधिकार का सर्वप्रथम अगर विकास कहां हुआ, तो सर्वप्रथम अगर विकास की हम बात करेंगे फ्रेंड, तो इसका सर्वप्रथम विकास आपका हुआ है कहां पर, ब्रिटेन में। इसका सर्वप्रथम विकास आपका हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 को भी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को भी क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज से 800 साल पहले 1215 में जो इंग्लैंड के राजा किंग जॉन थे, उन्होंने अपने नागरिकों को, अपने सामंतों के दबाव में जो अधिकार अपने नागरिकों को दिए, उस पर जो हस्ताक्षर हुआ, उस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। इसलिए भारतीय संविधान के भी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन सवाल यहां क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1215। क्या? 1215। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में सबसे पहले मूल अधिकारों को स्थान दिया? विकास तो ब्रिटेन में बहुत पहले हो गया था, लेकिन संविधान के अंतर्गत सबसे पहले इसका जो प्रावधान दिया गया है, सबसे पहले अमेरिका ने दिया। किसने दिया? सबसे पहले अमेरिका ने दिया। सारे फैक्ट में कोशिश करूंगा कि 1.5 घंटे में आपका मैं रिवीजन करा दूं। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग की? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब? 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? तो संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्या? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को 12 से 35 के मध्य रखा गया है। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि यहां जो आपको वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जैसे कि आपका समानता का अधिकार होगा, वो समानता का अधिकार आपका 14 से 18 के मध्य होगा। उसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 के मध्य आएगा। उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपने 23 से 24 के मध्य रखा है। उसके बाद आपका आ जाता है धार्मिक अधिकार, जो धार्मिक अधिकार आपका है वह 25 से 28 तक है। उसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात किया जाए तो इसे 29 और 30 में रखा गया है, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात किया जाए तो इसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। मैं पूरी बातों को लिख नहीं रहा हूं, केवल रिवीजन करते हुए ओरली में आगे बढ़ रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। लेकिन आर्टिकल जो 33 है, आर्टिकल जो 34 है, आर्टिकल जो 35 है, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान है। वैसे ही आर्टिकल 12 और 13 भी है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये स्रोत पूछ रहा है। ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कहां लिया है? फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। और सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या? सामान्यतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं।
वह कौन से मूल अधिकार है जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है? सवाल क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो कुछ भी हमें अधिकार मिला है, यह अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध भी है और नागरिकों के विरुद्ध भी है। क्या ऐसे कोई अधिकार हैं जो हमें नागरिकों के विरुद्ध भी मिले हैं? बिल्कुल। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, लेकिन एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो बात की गई, केवल राज्य आपके साथ छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या कोई निजी व्यक्ति कर सकता है? निजी व्यक्ति का मतलब हो जैसे हम और आप कर सकते हैं क्या दूसरे व्यक्ति के साथ? आंसर है नो। कोई निजी भी व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत का नहीं कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 17, 23 और 24 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी हमें प्राप्त हैं। आपको पता है जब मूल अधिकार की विशेषताएं आपने पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल विदेशियों भारतीयों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने पढ़ा था कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में विशेषता के रूप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल 1.5 से पौने 2 घंटे की मतलब 45 मिनट की 2 क्लास होगी और 2 क्लास में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया था कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? निलंबित नहीं किए जा सकते यह व्यवस्था 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से किया गया। आपको पता है यह बात आपको आर्टिकल 358 में लिखी गई है। 359 में क्या लिखा गया है? जब कभी भी देश में आपातकाल लागू हो यानी कि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। क्या यह व्यवस्था हमारे मूल संविधान में थी? इसका आंसर है नो। इसकी व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो भारत का राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। मतलब अपराध के संबंध में संरक्षण और हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं होगी। एकदम क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? देखिए, आपातकाल जो होता है ये 3 आधार पर होता है। एक तो आप जानते हैं युद्ध, दूसरा आप जानते हैं बाह्य आक्रमण और तीसरा आप जानते हैं सशस्त्र विद्रोह। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने डिस्कस भी किया था जब यूट्यूब पे बहुत विस्तार से मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने कहा था जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लगे और राष्ट्रीय आपात के लगने का जो आधार हो वह युद्ध और बाह्य आक्रमण हो, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण यदि राष्ट्रीय आपात लगेगा तब आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएंगे। यह बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 19 आपातकाल के समय स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यह बात आर्टिकल 358 में लिखी गई है। यह आर्टिकल भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? इसका आंसर होगा 358। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण। अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं अगर राष्ट्रीय आपात का आधार सशस्त्र विद्रोह है? क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होंगे। एकदम पॉइंट सारे क्लियर हो गए। 358 क्लियर हुआ, 359 क्लियर हुआ, आर्टिकल 19 का मुद्दा क्लियर हुआ, 44वां संविधान संशोधन क्लियर हुआ और 20 और 21 का आर्टिकल क्लियर हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 और 36 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन प्रथमता फर्स्टली
इसे आर्टिकल 12 में विस्तार के साथ इसको परिभाषित किया गया था। इसलिए जब कभी भी दोनों आर्टिकल अगर एग्जामिनेशन में हो तो आप केवल 12 लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर 12 और 36 दोनों का आंसर देने का ऑप्शन हो तो 12 और 36 दोनों कहेंगे। लेकिन यहीं पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आर्टिकल 12 के तहत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य क्या है? राज्य का मतलब यहां पर हुआ केंद्र सरकार एवं संसद। केंद्र सरकार एवं संसद ये क्या है? राज्य है। और क्या है? राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल ये क्या है? राज्य है। जितने भी स्थानीय प्राधिकरण हैं, लोकल अथॉरिटीज है, क्या? जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं ये सब क्या है? राज्य हैं। इन सब के अलावा जितने भी अन्य प्राधिकरण हैं, अदर अथॉरिटीज हैं, वो भी क्या है? राज्य हैं। जैसे कि इसमें सेल आ जाता है, इसमें ओएनजीसी आ जाता है, भारतीय खाद्य निगम आ जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आ जाता है। दीज आर स्टेट्स। आर्टिकल 12 में राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट, इसी स्टेट की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। क्लियर? राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, यहीं पर दोनों आंसर आपको मिल गया, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि राज्य शब्द के अंतर्गत क्या आएगा? केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, सारी लोकल अथॉरिटीज यानी कि आपका नगर निगम, नगर पालिका या फिर आपका जो जिला बोर्ड होगा, ये सब का सब आपका क्या आएगा? राज्य कहलाएगा। यही सबसे सवाल एग्जामिनेशन में बनेंगे। और ये अगर पूरा रिवीजन आपने हमारे क्लास का किया है तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यहां बेहतर परिणाम मिल सकता है। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि जो कुछ भी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा, न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, तो ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। आर्टिकल 13 दो बातें कहता है। एक और वह कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून बनाएगी उसे न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। और न्यायपालिका शून्य घोषित करने का मतलब ही हुआ कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहां से मिलती है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 से मिलती है। एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन की यदि बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही नहीं, कई बार आपको किताबों में लिख दिया जाता है केवल न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका का मतलब हम क्या समझेंगे? न्यायपालिका का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी, इनके संवैधानिकता की जो जांच करेगी वह आर्टिकल 32 के तहत करेगी, जबकि हाई कोर्ट इसी संवैधानिकता की जांच अनुच्छेद 226 के तहत करेगी। एकदम क्लियर हुआ? अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? सवाल क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? आपके आर्टिकल 13 में बहुत सारे आर्टिकल हैं। 13 क्लॉज 1 है, 13 क्लॉज 2 है, 13 क्लॉज 3 है और 13 क्लॉज 4 भी है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? यह संविधान निर्माण के पहले की विधि की बात करता है। ऐसी कोई भी विधि जो हमारे संविधान निर्माण के पहले से बनी है, जैसे आईपीसी की धाराएं, जैसे सीआरपीसी की धाराएं, वो कानून देश के आजाद होने के बाद भी हमारे संविधान में मान लीजिए देश के भीतर वो लागू है। अगर ऐसा कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों को शून्य करता है या असंगत होता है या उसका विरोध करता है, तो ऐसे किसी भी कानून को आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। इसका मतलब हुआ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत संविधान निर्माण के पूर्व की विधियों की बात कही गई है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? संविधान निर्माण के पूर्व की विधियों की बात यहां कर रहा है। एक सिद्धांत पूछा गया, आच्छादन का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिफ संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह संविधान के आर्टिकल 13 से ही संबंधित है। आर्टिकल 13 से ही आच्छादन का सिद्धांत आता है। यह आच्छादन का सिद्धांत आता कैसा है? क्योंकि एक वहां वाक्यांश है जो आपका उस मात्रा तक अगर संविधान निर्माण के पहले या संविधान निर्माण के बाद ऐसी कोई भी कानून है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है या उनको सीमित या कम कर रही है, तो उसको उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। और इस मात्रा तक जो शब्द है
इस वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आया, जो ये बताता है कि किसी भी कानून पर ग्रहण केवल तब तक लगेगा जब वह मूल अधिकारों से असंगत होगा, और जैसे ही वह मूल अधिकारों से असंगत हट जाए, इसमें संशोधन करके उस विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाए जो मूल अधिकारों से टकराव कर रहे हैं, फिर वह कानून वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे कि पहले लागू था। एकदम साफ हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 13 आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आया, तो इसका भी होगा आर्टिकल 13। कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो 3 सिद्धांत हैं। एक तो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, एक तो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अब यहां हम सिद्धांत तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करता का सिद्धांत और आपका अधित्याग का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों का संबंध आर्टिकल 13 से ही है। जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, तीनों सिद्धांत के सार क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मूल विषय वस्तु क्या है, वो मैंने आपको विस्तार में बताया है। चलिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन भी लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया को भी लिया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को भी लिया गया है, प्रस्तावना को भी लिया गया है, मूल अधिकार को भी लिया गया है। ये सब का सब हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन है? तो अगर इसका वाद पूछा जाए कि आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में पहली बार आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? सजग प्रहरी मतलब पहरेदार, चौकीदार, देखते रहो अगर ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून बनता है जो हमारे मूल अधिकारों को छेड़ने का प्रयास करता है, ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय को या मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसी कोई विधियां कही गई है? तो आर्टिकल 13 ही है। तो आपने देख लिया कि आर्टिकल 13 से कितने प्रकार के सवाल बन गए। संविधान निर्माण के पूर्व की विधियां, संविधान निर्माण के बाद की विधियां, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसका प्रहरी, ये सब के सब कहां है? आर्टिकल 13 से ही संबंधित है। अभी और एक बात आपको मिलेगी, यहां पर मैं आगे इसको भी बताऊंगा। अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर किस अनुच्छेद से संबंधित? मैंने पहले ही बता दिया, एक ही जगह मैंने आंसर बता दिया। अब सारे आंसर बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 का के तहत विधि शब्द को क्या क्या आते हैं? जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, इस विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून विधि है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश क्या है? विधि है। या फिर मैं तीसरी बात बताता हूं आप लोगों को, कोई भी ऐसी अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, अधिसूचना, नियम, विनियम, या फिर कोई हमारे समाज में ऐसी प्रथा या रूढ़ियां जो हमारे समाज में बहुत दिनों से विद्यमान हो और वह हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो, इन सब को विधि माना जाएगा। और इन सब में से किसी भी विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है।
किसी भी विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है। चलिए, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? नहीं, संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद के अंतर्गत विधि नहीं होगी। यह बात आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में लिखी गई है। लेकिन कोई भी संविधान संशोधन करते समय संसद इस बात का ध्यान रखेगी, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, आधारभूत ढांचा होगा, उस आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करने का वो काम नहीं करेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। कहां पर? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1B में। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, मुझे भी पता है, ये तो इंडियन एक्सप्रेस केस में आया था मामला, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत इसे अंतर्निहित माना गया है? तो आपको पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें वाक स्वतंत्रता दी गई है, और हमें बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत, वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति का मामला था, इस अभिव्यक्ति की न्यायालय ने अलग अलग मामलों में व्यापक व्याख्या की। यहां पर हाव भाव की अभिव्यक्ति, मौन अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, प्रेस की अभिव्यक्ति, सबको बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित माना गया है। एक केस भी आया, द इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला, और इस मामले में न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता में निहित माना जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है, कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान पर खड़ा होकर के राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकता है, या निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका नवीन जिंदल, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के केस में, भारत संघ वर्सेज नवीन जिंदल के केस में, नवीन जिंदल के केस में यह व्यवस्था की गई है कि क्या कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? क्या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जुड़ा, और इसमें 16 क्लॉज 6 जुड़ा। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कहा गया, जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समान वर्गों को भी इसमें 10% की आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में कहा गया, राज्य की नौकरियों में जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी वहां 10% की आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कब जोड़ा गया? कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6। ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 के वर्तमान में 6 खंड हैं और आर्टिकल 16 के भी 6 खंड हैं। क्लियर? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ही है, इसका नाम 1976 में बदला गया, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं क्या? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन लॉ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? भारत में अस्पृश्यता निवारण, तो पहला उपाय इसका क्या है कि शिक्षा के माध्यम से, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव से क्या क्या नुकसान हुए हैं, हमारे देश के लोगों ने क्या झेला है, हमने क्या झेला है, जिससे व्यक्ति को उस साक्षरता के बाद कहीं ना कहीं संवेदनशीलता आती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है? पहला तो शिक्षा के द्वारा, दूसरा जन जागरूकता के द्वारा। क्या? जन जागरण के द्वारा। जन जागरण का मतलब होता है एक दूसरे से जब इस बात को लेकर के संवाद होगा कि आखिर अस्पृश्यता कितना ही घोर अपराध है हमारे समाज के भीतर, सामाजिक भेदभाव की जड़ों को कितना कमजोर, कितना ज्यादा ये मजबूत करता है यह अस्पृश्यता, या साथ ही साथ आप कह सकते हैं
कानून बनाकर क्या किया जा सकता है, इस भारत में अस्पृश्यता निवारण की उपायों को, इन 3 उपायों के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, या कानून बना करके। एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है? हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 18, जो उपाधियों के अंत की बात करता है, जो उपाधियों के अंत की बात करता है। और उपाधियां देना राज्य के लिए वर्जित है, लेकिन राज्य सेना के क्षेत्र में, राज्य सेना के क्षेत्र में, राज्य शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है। सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है। और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है, तो आंसर दीजिएगा सेना और शिक्षा। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ के पद धारण किया हो, उसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से के उपाधि ग्रहण कर सकता है। किसकी अनुमति से? अगर भारत का राष्ट्रपति इस बात की अनुमति दे दे, तो विदेशी राज्य का कोई नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर हो, वह विदेशी राज्य से उपाधियां प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर वह भी उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सही स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो यहां तो आपको 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, तो आपको 6 में लिखूंगा तो टाइम जाएगा, मैं ओरली बता देता हूं, छोटा छोटा पॉइंट में लिख देता हूं, यहां लिख ही देता हूं, यहां पर आपके पास स्पेस है। कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं मिली अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 के तहत पहली स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? पहली स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। दूसरा आपका है हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या? समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और 5वीं स्वतंत्रता आपको कौन सी दी गई है? भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। और आपका छठा है भारत में अपनी मर्जी का व्यापार चुनने की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी का व्यापार चुनने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 आपको देता है। तो वर्तमान में आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। पहले या 7 था, लेकिन एक समाप्त हो गया, आगे अभी क्वेश्चन आएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इन प्रत्येक स्वतंत्रताओं पर राज्य युक्ति निर्बंधन भी लगा सकता है, सीमाएं आरोपित कर सकता है। इसका मतलब है कुछ सीमाओं के अधीन रहते हुए ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिली है। इससे एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकारों पर युक्ति निर्बंधन लगा करके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करके इसको सीमित किया जा सकता है। एकदम साफ हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण है। यहां 3 बातें मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पहला कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध किए जाने के एवज में केवल एक बार दंड दिया जाएगा, दोबारा नहीं। इसका मतलब जो 20 क्लॉज 2 है वह दोहरे दंड से संरक्षण देता है। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल ओनली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है ये व्यवस्था, क्योंकि अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्यक विधि प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, लेकिन भारत में किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से
केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 21 हुआ। ठीक, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? वही आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहां पर बात की गई है। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 22 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण यहां प्राप्त है और इस संरक्षण में कहा गया है, तीन बातें ध्यान रखिएगा और एक अपवाद याद रखिएगा। पहली बात क्या कहा गया है? किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय का कारण बताया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी बात यहां क्या कहा गया है? उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरी बात यहां क्या कही गई है? उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। क्या? अपनी गिरफ्तारी का उसे कारण जानने का भी अधिकार होगा। इसमें एक अपवाद भी ध्यान रखिएगा। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है। दो व्यक्तियों को आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति वह है शत्रु अन्यादेशी। क्या? शत्रु अन्यादेशी को, शत्रु अन्यादेशी जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, इनको इससे संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा है निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को। क्या? निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को आर्टिकल 22 का संरक्षण नहीं मिलेगा। निवारक नजरबंदी का मतलब यह होता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया नहीं है लेकिन भविष्य में गंभीर अपराध किए जाने के एवज में आधार पर, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निवारक नजरबंदी या फिर इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। उसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22 का संरक्षण नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। मूल संविधान द्वारा आर्टिकल 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा। तो मूल संविधान की बात किया जाएगा तो इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन आगे चलकर एक संशोधन होता है जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 3 से ट्रांसफर करके कहां रख दिया गया? भाग 12 में रख दिया गया। और इसे स्थान कहां पे दिया गया? अनुच्छेद 300 में दे दिया गया। इसलिए मूल संविधान की बात किया जाए, जब भी आपके क्वेश्चन में यह शब्द लिखा रहे मूल संविधान, तो मूल संविधान का मतलब समझिएगा कि यहां बात किया जा रहा है 26 नवंबर 1950 की। 26 नवंबर 1950 की। इसका मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय की यह बात की जा रही है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रकार की। साफ एकदम। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में 6 है क्योंकि अब हमारे 1 कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 चा में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? वही जो मैंने आपको बताया, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको प्राप्त मैंने बता दिया पहले से ही। कुछ हमारे अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय को प्राप्त है, जो केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ अधिकार हमारे ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है, भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो कम से कम आप इतना जान जाइए वह कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त होगा, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति, प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, प्रमोशन में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का उपबंध किया गया है? तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, 16 क्लॉज 4 का। इस 16 क्लॉज 4 का में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रोन्नति की आरक्षण के संबंध में बातें की गई हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? यह क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995। इसका मतलब यह हुआ कि 77वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का को जोड़ा गया है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का को जोड़ा गया है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 4 ख को संविधान में जोड़ा गया है? तो 16 4 ख की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, 16 4 ख की हम बात अगर करें तो यहां पर क्या कहा गया है? इसे 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसे जोड़ा गया है 16 4 ख को। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई थी। अनुच्छेद 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो भारतीयों को भी मिला है और विदेशियों को भी मिला है, और साथ ही साथ ये राज्य के विरुद्ध भी है, ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है। और जानेंगे आर्टिकल 17 में एक बात ये भी याद रखिएगा, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें दंड का प्रावधान है, जो आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे 1976 में जिसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, उसके तहत यहां पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका संबंध आर्टिकल 17 से है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, स्पष्ट रूप से देखिए, यहां दो बातें याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में फंसाया जाता है आपको। पिछड़े वर्गों की अगर बात किया जा रहा है, इसका मतलब है इसका संबंध आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आरक्षण की बात है। लेकिन अगर पहली बार कभी एग्जामिनेशन में पूछ ले कि पहली बार आरक्षण की महक निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में आई, या पहली बार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कब किया गया? 15 क्लॉज 4 में ही कर दिया गया था, जब चंपकम दोराईराजन का मामला 1951 में आया था। लेकिन यहां पर सवाल क्या पूछा गया है कि पिछड़े वर्गों हेतु, यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? तो आपका जो एक केस आया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को इसको, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, जाति को पिछड़ेपन का आधार, जाति को पिछड़ेपन का
आधार बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ और बातें सर्वोच्च न्यायालय ने मैंने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन अब एग्जाम एकदम करीब है, मैं एक बार और रिवीजन करके आपको मैं भेजना चाहता हूं ताकि वहां कोई गलती करके मत आइएगा। इंदिरा साहनी केस में पहला मामला कहा गया कि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है, आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। दूसरी बात यहां क्या गई कि दूसरी बात यहां पे कही, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ओबीसी को आरक्षण 27% दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रमोशन में यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ कहा कि जो क्रीमी लेयर हो जाएंगे, मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। चलिए, उसके बाद क्या है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.एम. कानिया थे। एच.एम. कानिया साहब, ये 11 जजों की बेंच इसमें बैठी थी, आपको पता है। वैसे सबसे बड़ी जजों की बेंच हमारे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि इंदिरा साहनी केस जो 1993 में आया, तो इंदिरा साहनी केस के समय उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एच.एम. कानिया थे। चलिए, किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है? तो सामाजिक आधार पर किया जा सकता है, जाति के आधार पर तो किया ही जाता है, और लेकिन आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चल करके तो समान व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को बनाया गया है, लेकिन मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति की गई? किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त की गई? इसी आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में भी यह बात कही गई है। 16 क्लॉज 2 में भी इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को संविधान में कब जोड़ा गया? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को तब जोड़ा गया जब आपके संविधान में चंपकम दोराईराजन का मामला आया। चंपकम दोराईराजन का मामला आया, और चंपकम दोराईराजन के मामले के आने के बाद हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। क्या? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। क्लियर? तो अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का होना चाहिए कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया? यही इसका आंसर हो जाएगा। चंपकम दोराईराजन का जो मामला था, इस केस में जब न्यायपालिका ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया, तो संसद ने एक संशोधन कराया, और उस संशोधन का नाम था प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसके माध्यम से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़कर क्या लिख दिया गया? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होंगे, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों में कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 50% फंडामेंटल राइट्स मैंने रिवीजन कर दिया। कल और आपको एक क्लास मिलेगी 45 मिनट की, 50 मिनट की। उस क्लास में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। जो आप 20 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते, वहां 1-1.5 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, और एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। एग्जाम में जाइए, धूमधाम से एग्जाम देके आइए, और अच्छे से फंडामेंटल राइट का कैसा भी सवाल पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। जब कल की क्लास होगी जरूर करिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि सबका रिवीजन एक साथ हो जाए, कम समय में रिवीजन हो जाए, जिससे इनकी तैयारी बेहतर बन पाए। मिलते हैं आपको फिर से कल की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।